नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार आपके साथ। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको दिन भर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों से। खाड़ी देशों के साथ रिश्ते मजबूत करने के मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की कुवैत यात्रा पर कल होंगे रवाना। 43 साल बाद हो रही है किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा। द्विपक्षीय बैठकों के साथ ही भारतीय समुदाय के लोगों को भी करेंगे संबोधित। नारियल उत्पादकों को केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को दी मंजूरी। मिलिंग कोपरा की एमएसपी बढ़ाकर 11,582 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि बॉल कोपरा की एमएसपी बढ़ाकर 12,100 रुपए प्रति क्विंटल की गई। खत्म हुआ संसद का शीतकालीन सत्र। आखिरी दिन भी नहीं चली संसद। लोकसभा में 54.5%, तो राज्यसभा में करीब 40% कामकाज। सरकार ने कहा विपक्ष के हंगामे से घटी उत्पादकता। संसद सत्र के आखिरी दिन भी जारी रहा प्रदर्शनों का दौर। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने किए अलग अलग प्रदर्शन। भाजपा ने लोकसभा में राहुल गांधी और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ दिया विशेषाधिकार हनन का नोटिस। संभल में 4 सदस्यीय एएसआई की टीम ने पूरा किया सर्वे। पुलिस बलों की तैनाती के बीच करीब 8 घंटे में 5 तीर्थ और 19 कूपों का किया निरीक्षण। सुर्खियों के बाद खबरों पर नजर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को और रविवार को कुवैत की यात्रा पर रहेंगे। करीब 43 वर्षों बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बातचीत के साथ साथ यहां बड़ी संख्या में रह रहे भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा कैसे दोनों देशों के बीच संबंधों के लिहाज से बेहद खास होने जा रही है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। मोदी शनिवार से 2 दिन की कुवैत यात्रा पर होंगे। उनकी यह यात्रा वहां के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के निमंत्रण पर हो रही है। 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली कुवैत यात्रा है। दोनों देशों के बीच बेहतरीन राजनीतिक संबंध हैं। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में शुमार है। कुवैत भारत के लिए एक विश्वसनीय ऊर्जा साझेदार भी बना हुआ है। वित्त वर्ष 2023-24 में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 10.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। कुवैत को भारतीय निर्यात पहली बार 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा है। भारत में कुवैत द्वारा निवेश 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। कुवैत भारत का 6ठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है। कुवैत भारत का 4था सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता भी है। This marks the first visit by an Indian Prime Minister to Kuwait in 43 years and therefore assumes considerable significance. India and Kuwait share an age-old bond characterized by historical ties, robust economic exchanges, and vibrant cultural connections. यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री कुवैत के शीर्ष नेतृत्व के साथ भारत और कुवैत के संबंधों को और मजबूत करने और द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री कुवैत में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे और उन्हें संबोधित करेंगे। The Prime Minister will also interact with the Indian diaspora at a community event and also visit a labor camp. प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर भारतीय समुदाय में काफी उत्साह है। बहुत ही उत्साहित है लोग। इतने सालों के बाद एक इतना इम्पोर्टेंट विजिट हो रहा है। And as I've said in other places as well, he's like a rock star in the world of politics. सारे लोगों में बहुत सारी उत्साह है और प्रेरित है। उनकी जब प्रशंसा में लोग थक नहीं रहे अभी फिलहाल। एंड लाइक जैसे कुवैती, नॉट जस्ट इंडियन बट कुवैती में भी इतनी उत्साह है कि लाइक उनके प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पे। कुवैत के और हमारे भारत के संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और प्रधानमंत्री जी के आने से वो जो संबंध है वो डबल अप हो जाएंगे। भारत और कुवैत के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध है। भारत कुवैत के शीर्ष व्यापारिक साझेदारों में से एक है। वहीं भारतीय समुदाय कुवैत में सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है।
4 दशक के लंबे इंतजार के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री कुवैत की यात्रा पर आ रहे हैं। पीएम मोदी की इस यात्रा से भारत और कुवैत के संबंधों को नई ऊंचाई मिलेगी। वहीं यहां रह रहे भारतीय समुदाय में भी पीएम मोदी की इस यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। कैमरामैन राजेश रेकी के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, कुवैत सिटी से डीडी न्यूज के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। बैठक में किसानों के लिए बड़े फैसले लिए गए। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट ने 2025 सीजन के लिए कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है। मिलिंग कोपरा की एमएसपी बढ़ाकर 11,582 रुपये प्रति क्विंटल की गई। वहीं बॉल कोपरा की एमएसपी बढ़ाकर 12,100 रुपये प्रति क्विंटल की गई। उच्च एमएसपी नारियल उत्पादकों के लिए न केवल बेहतर पारिश्रमिक सुनिश्चित करेगी, साथ ही नारियल उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए किसानों को कोपरा उत्पादन बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। संसद का शीतकालीन सत्र इस बार कई वजहों से सुर्खियों में रहा। विपक्ष ने जहां शुरुआत से अदानी और संभल के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया, तो सरकार की ओर से सोरोस के मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा गया। संविधान पर हुई चर्चा और बाबा साहेब के नाम पर हुई तकरार के बाद पूरा सत्र ही मानो हंगामे की भेंट चढ़ गया। पक्ष विपक्ष की तकरार में विधायी कामकाज भी न के बराबर हुआ, तो सांसदों की धक्का मुक्की से पहली बार संसद की मर्यादा भी तार तार हो गई। हंगामे के बीच कितना उत्पादक रहा शीतकालीन सत्र, देखिए ये रिपोर्ट। खत्म हुआ संसद का शीतकालीन सत्र। आखिरी दिन भी नहीं चली संसद। अंबेडकर समेत तमाम मसलों पर रही तकरार। संसद में विपक्ष बनाम सरकार। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी वही कहानी दोहराई गई और हंगामे के चलते कोई कामकाज नहीं हो सका। कुछ ही मिनटों के भीतर दोनों सदनों की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। सबसे पहले बात लोकसभा की करें तो पक्ष प्रतिपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप नहीं थमा। शोरगुल के बीच लोकसभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। स्थगन से पहले लोकसभा में अध्यक्ष ने सदस्यों से गरिमा बनाए रखने की अपील की। किसी भी दौर पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर पर प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। राज्यसभा में वही हाल रहा और सदन को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले दोनों सदनों में देश में एक साथ चुनाव कराने से संबंधित 2 विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से शुक्रवार को दोनों विधेयकों को एक संयुक्त समिति के पास भेजने का प्रस्ताव किया गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया। In the recommendation of the Lok Sabha that this House do join in the joint committee of the Houses on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 and resolves that the following members of the Rajya Sabha be nominated to serve on the said joint committee. सदन स्थगित होने के बाद संसद में हुए कामकाज को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सत्र के दौरान लोकसभा की कुल 20 और राज्यसभा की कुल 19 बैठकें हुई। लोकसभा में 5 बिल रखे गए, जिनमें से 4 पारित हुए, वहीं राज्यसभा में 4 बिल लाए गए। रिजिजू ने कहा कि कामकाज की दृष्टि से देखा जाए तो लोकसभा में 54.5%, जबकि राज्यसभा में करीब 40% काम हुआ। संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि सत्र के दौरान लगातार विपक्ष द्वारा गतिरोध उत्पन्न करने की वजह से संसद की उत्पादकता कम हुई है। ऐसा गतिविधि देखने को मिला जिससे कामकाज को भी नुकसान हुआ और संसद के गरिमा को भी नुकसान पहुंचाया है। विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने संसद में बाधित करके कामकाज का जो हमारा गति है इसमें काफ़ी रोक लगाया, जिसका वजह से प्रोडक्टिविटी जो रेट है, कामकाज का जो प्रतिशत है, वो काफ़ी कम हुआ है। शीतकालीन सत्र की शुरुआत आडवाणी मुद्दे पर हंगामे से हुई। फिर विपक्षी सांसदों ने मणिपुर और किसानों का मुद्दा भी उठाया। सत्र खत्म होते होते अंबेडकर मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। 19 दिसंबर को तो बात धक्का मुक्की पर आ गई। 2 बीजेपी सांसद घायल हो गए।
राहुल गांधी पर आरोप लगा, उनके खिलाफ एफआईआर हो गई। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन ये सत्र कामकाज तो नहीं, लेकिन हंगामे और धक्का मुक्की के लिए याद किया जाएगा। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। संसद का भले ही शीतकालीन सत्र आज ही खत्म हो गया हो, लेकिन मुद्दों की गर्माहट और टकराहट के हिसाब से यह सत्र इतिहास में दर्ज हो गया है। पहली बार कल संसद में सांसदों की धक्का मुक्की में 2 सांसद घायल हो गए, तो महिला सांसद के साथ बदसलूकी का आरोप भी लोकसभा में विपक्ष के नेता पर लगा। संसद में आज आखिरी दिन भी वही टकराहट देखने को मिली। कांग्रेस और भाजपा के नेताओं ने आज भी एक दूसरे के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया, जिसके बाद सियासत गर्माती जा रही है। संसद के शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही जो तस्वीरें सामने आई, इससे साफ हो गया था कि सदन की कार्यवाही बिना अधिक कामकाज के स्थगित होने जा रही है। एक तरफ बीजेपी सांसदों ने प्रेरणा स्थल पर पहले गांधी प्रतिमा के सामने, फिर भगवान बिरसा मुंडा के प्रतिमा के सामने राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोकसभा अध्यक्ष के आदेश के बाद संसद भवन के मकर द्वार पर प्रदर्शन की मनाही का आदेश जारी कर दिया गया था, जिसके बाद बीजेपी ने प्रेरणा स्थल पर, जबकि कांग्रेस ने विजय चौक पर प्रदर्शन किया। जो उनका हिंसात्मक रवैया संसद के परिसर में रहा है, जिसके कारण हमारे 2 साथियों के सिर पर इतनी गंभीर गहरी चोट आई कि उनको अस्पताल जाना पड़ा। साथ ही हमारी नागालैंड की बहन माननीय सांसद कोन्याक जी के साथ जो शर्मसार करने वाला रवैया उन्होंने अपनाया है, उसके लिए उनको शर्मिंदा होकर माफी मांगनी चाहिए। कल नागालैंड की हमारी सांसद, महिला सांसद का अपमान किया गया। उन्होंने कहा राहुल गांधी जी आए और मुझे असहजता की अनुभूति हुई। इसका क्या अर्थ होता है? और उन्होंने ये बात राज्यसभा में रखी, तो ये बहुत ही संगीन आरोप है और इसकी जांच भी हम चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन गांधी प्रतिमा से अब धीरे धीरे संसद भवन की तरफ बढ़ रहा है और लगातार जिस तरीके से हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई स्थगित हो रही है, उसका वो लगातार विरोध कर रहे हैं, प्रतिवाद कर रहे हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। प्रियंका खुद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बचाव में सामने आई, तो वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के नेता विपक्ष पद से त्यागपत्र की मांग कर डाली। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। यदि महिलाओं का सम्मान या उस तरह की बदतमीजी, दुर्व्यवहार लीडर ऑफ द अपोजिशन संसद के अंदर करें, तो एलओपी के सामने यदि महिला सुरक्षित नहीं है तो वो एलओपी कैसे हो सकता है? बीजेपी की तरफ से दोनों सदनों में विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया गया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी, तो राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे के खिलाफ ये नोटिस दिया गया। लोकसभा में भी राहुल गांधी जी ने वही अमित शाह जी का राज्यसभा वाला भाषण को 12 सेकंड का क्लिप को सिर्फ दिखा करके उसका गलत मतलब निकाल करके समाज में एक टेंशन, तनाव पैदा करने का काम किया। इसको लेकर के नोटिस दिया है। नेता विपक्ष राहुल गांधी पर बीजेपी के 2 सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को धक्का देकर गिराने का गंभीर आरोप भी लगा है। दोनों सांसदों को गुरुवार को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल उनकी हालत पहले से बेहतर बताई जा रही है। इस पर बीजेपी की तरफ से कई धाराओं में राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। संसद का सत्र भले ही खत्म हो गया है, लेकिन सत्ता और विपक्ष के बीच टकराव की गूंज राजनीतिक हलकों में काफी समय तक सुनाई देती रहेगी। राजेश राज और शैलेंद्र मिश्र के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित सरकारी नौकरियों में साल 2016 से अब तक 4 लाख से अधिक बैकलॉग रिक्तियां भरी गई हैं। केंद्रीय कार्मिक मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में कहा कि रिक्तियों का होना और उनका भरना, जिसमें बैकलॉग आरक्षित रिक्तियां भी शामिल हैं, एक सतत प्रक्रिया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के बैकलॉग आरक्षित रिक्तियां की पहचान करने, रिक्तियों के मूल कारणों का अध्ययन करने, उन कारणों को दूर करने के उपाय शुरू करने और विशेष भर्ती अभियान सहित उन्हें भरने के लिए एक आंतरिक समिति गठित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की नीति के अनुरूप निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने की पहल शुरू की है, जिसमें विभिन्न स्तरों की समाप्ति, एक अधिकारी की अनुपस्थिति में दूसरे को काम सौंपना, डिजिटलीकरण और डेस्क अधिकारी सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करते हुए 4 आयामी दृष्टिकोण
अपनाए गए हैं। जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी के तहत एक पहल भी शुरू की गई है। मिशन का लक्ष्य कार्यात्मक के साथ व्यावहारिक दक्षताओं पर डोमेन क्षमता बढ़ाना है। मिशन की एक प्रमुख विशेषता डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म IGOT कर्मयोगी है, जो सिविल सेवकों को शासन, नीति कार्यान्वयन और टेक्नोलॉजी में अपने कौशल को उन्नत करने में मदद करने के लिए 1500 से अधिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है। संभल के बाद अब उत्तर प्रदेश के बरेली में 250 साल पुराना एक मंदिर को कब्जे से छुड़ाया गया। संभल में मिले मंदिरों, मूर्तियों और कुओं की आज ASI ने जांच की। करीब 10 घंटे चली जांच के बाद अब यह पता चलेगा कि मंदिर और मूर्तियां कितनी पुरानी हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से मुस्लिम शासकों और विदेशी आक्रांताओं द्वारा हिंदुओं के पवित्र धर्मस्थलों को तोड़े जाने के पीछे की मंशा पर सवाल उठाए। ASI की 4 सदस्यीय टीम ने प्राचीन शिव मंदिर और हनुमान मंदिर समेत कई प्राचीन स्थलों का सर्वे पूरा कर लिया है। ASI की टीम ने 5 तीर्थ स्थलों और 19 कुओं का निरीक्षण भी किया। सर्वे के दौरान कार्बन डेटिंग भी की गई, जिससे मंदिरों की प्राचीनता का पता चलेगा। इन जगहों में भद्रकाश्रम, स्वर्गदीप, चक्रपाणी, प्राचीन तीर्थ, शमशान मंदिर का निरीक्षण भी शामिल है। संभल के डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि सर्वेक्षण कार्य 8 से 10 घंटे तक चला और कुल 24 क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया। ASI ने आज सुबह से जो सर्वे है वो स्टार्ट किया था और अभी 3:30 पर उनका सर्वे कंप्लीट हो गया है। उन्होंने कुछ कूपों का, नए मिले हुए मंदिर का और तीर्थों का सर्वे किया है और जो भद्रकाश्रम है, स्वर्गदीप है, चक्रपाणी है और प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर समेत जो 19 कूप हैं, उन सभी का निरीक्षण उन्होंने किया। इधर उत्तर प्रदेश के ही बरेली में 250 साल पुराने श्री गंगा महारानी मंदिर से पुलिस प्रशासन ने दूसरे समुदाय के कब्जे को हटा दिया है। इस मंदिर पर चौकीदार वाहिद अली ने पिछले 40 साल से कब्जा कर रखा था। इस स्थान पर दौली रघुवर दयाल साधन सहकारी समिति का दफ्तर था। पिछले 2 साल से सरकारी भवन बनने के बाद यहां से ऑफिस को हटा दिया गया था। उसके बाद से वाजिद ने इस पर कब्जा कर लिया। समिति द्वारा वाहिद का स्थान से कोई संबंध न होने की जानकारी के बाद पुलिस ने कार्रवाई कर कब्जा को हटा दिया है। जनपद बरेली के थाना किला के अंतर्गत पड़ने वाले बाकरगंज इलाके से एक परिसर है जो कि श्री गंगा महारानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। उस मंदिर परिसर में एक परिवार काफी समय से काबिज था, जो परिवार अभी अपना कब्जा वहां से खाली कर रहा है स्वेच्छा से, और इसी के दृष्टिगत पुलिस और प्रशासन की टीम वहां पे सतर्क है और शांति व्यवस्था जो है वहां पे एकदम नॉर्मल है और इसमें हमारी सतर्क दृष्टि बनाई रखी जा रही है। तमाम लोगों का ये दावा और इसके अलावा गंगा महारानी मंदिर समिति का ये दावा है कि इसके अंदर मंदिर था और जो वाजिद अली है वो अवैध तरीके से अपने परिवार के साथ पिछले 40 सालों से यहाँ पर रह रहा था और इसके बाद अब प्रशासन ने इस परिसर को खाली करा लिया है। संभल के खग्गू सराय में मिला मंदिर 400 साल से ज्यादा पुराना बताया जा रहा है। इस मंदिर में शिवलिंग और हनुमान जी की मूर्ति मिली है। अब ASI की कार्बन डेटिंग के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि मंदिर और कुआं कितना पुराना है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुस्लिम शासकों और विदेशी आक्रांताओं द्वारा हिंदुओं के पवित्र धर्मस्थल को तोड़े जाने के पीछे की मंशा पर सवाल उठाया है। अकेले सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण दे करके संरक्षण दिया है। लेकिन क्या दुनिया के अंदर ऐसे ही हिंदुओं के साथ भी हो रहा है? क्या आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में क्या हुआ था? इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मानबिंदुओं को नष्ट करने का काम किया था और क्यों किया था, उसके पीछे की नीयत क्या थी। कुल मिलाकर यूपी की सियासत में इन दिनों मंदिरों का मसला काफी गूंज रहा है और इससे कई पुराने सच उजागर हो रहे हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ निशांत राय और नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
अजमेर दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने के दावे पर कोर्ट ने 24 जनवरी तक सुनवाई टाल दी है। दरगाह दीवान के बेटे सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने गरीब नवाज की औलाद होने की हैसियत से पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। इसके अलावा 4 अन्य लोगों ने भी पक्षकार बनने के लिए प्रार्थना पत्र दिए हैं। सभी प्रार्थना पत्रों पर विचार करके अदालत 24 जनवरी को अगली सुनवाई करेगी। राष्ट्रीय हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने बताया कि उन्होंने 1911 में रिटायर्ड जज हरबिलास शारदा द्वारा लिखी पुस्तक अजमेर हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्टिव और 1841 में आई रॉबर्ट हैमिल्टन, इरविन गौरीशंकर, हरिचंद ओझा और गुलेरी की पुस्तक पृथ्वीराज विजय को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया है। बॉडी है अंजुमन, उसने हमारी 110 में एप्लीकेशन लगाई है। दरगाह कमेटी ने 711 में, इसका मतलब ये होता है कि ये कोर्ट को मतलब वो नहीं है एंटरटेन करने के लिए उस केस को। उन्होंने सब अर्जियां ले लिए, जनवरी 24 दिए। लेट्स हो, जो भी होगा बेटर ही होगा। और मजबूती के साथ में आप अपना मजबूत तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से बड़ा मजबूत कौन है? सुल्तान है, सुल्तानी रही है, सुल्तानी रहेगी। ये तो एक प्रोसीजर है यार कोर्ट का, एंड वी आर गोइंग टू फेस इट। दिस इज नथिंग न्यू। गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को होने वाले पूर्वोत्तर परिषद के 72वें पूर्ण सत्र में शामिल होने के लिए अगरतला पहुंचे। वहां पूर्वोत्तर परिषद के सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर के 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। इसके अलावा वो वित्तीय समावेशन, ऋण वितरण, डिजिटल समावेशन जैसी समीक्षाओं के लिए बैंकरों के साथ भी बैठक करेंगे। गृह मंत्री पूर्वोत्तर परिषद की बैठक के समापन सत्र को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज कहा कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शनिवार को होने वाली पूर्वोत्तर परिषद NEC की 72वीं पूर्ण बैठक इस क्षेत्र के तीव्र विकास की नई नींव रखेगी। शुक्रवार शाम अगरतला के MBB हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सिंधिया ने कहा कि आने वाले दिनों में पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की गति तेज होगी, जिसकी संकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में परिषद के काम और क्षेत्र के राज्यों की आकांक्षाओं को पूरा करने पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। सिंधिया ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्वोत्तर क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की रीढ़ को फिर से मजबूत करने के लिए आयोजित बैंकिंग शिखर सम्मेलन की भी अध्यक्षता करेंगे। बैंकिंग शिखर सम्मेलन में सभी सरकारी उपक्रम और निजी बैंक और उनके प्रमुख भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में बैंक शाखाओं के रिकॉर्ड संख्या और बैंकिंग प्रणाली में जमा की गई जमा राशियों का भी गहन विश्लेषण किया जाएगा। हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र के उदय और विकास प्रधानमंत्री जी की संकल्प और विचारधारा के आधार पर सुनिश्चित करने का ये एक सबसे महत्वपूर्ण बैठक वार्षिक रूप में आयोजित की जाती है। और जो कार्य पिछले 1 वर्ष में हुआ है नॉर्थ ईस्ट काउंसिल के द्वारा, डोनर मंत्रालय के द्वारा, हर राज्य की आशाएं और अभिलाषाओं पर विस्तृत रूप से कल चर्चा होगी। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल की बैठक के साथ हमने ये भी तय किया है कि गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में एक बैंकिंग समिट कल आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में सुधार के लिए उद्योग के हितधारकों को सरकारी प्लेटफॉर्म पर 100% एकीकृत करने का आह्वान किया। पीयूष गोयल ने यूलिप लॉजिस्टिक्स हैकाथॉन 2.0 पुरस्कार समारोह में संबोधन के दौरान कहा कि हमें समग्र कार्बन प्रभाव को कम करने और निरंतरता को अपने विचारों का मूल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जैव ईंधन, मल्टी मॉडल परिवहन विकल्पों जैसी तकनीक को अपनाना होगा। हैकाथॉन 2.0 भारत के लॉजिस्टिक्स और आपूर्ति श्रृंखला क्षेत्र को नया आकार देने और सुव्यवस्थित करने के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। Commitments that we make as a team for the future. In a way, it could be called a call to action. 1, let's expand the digital integration of our stakeholders and bring more and more stakeholders onto the digital platforms that we are creating so that we can build upon platforms like the ULIP. 2, and very obviously, sustainability. We'll all have to seriously
address the concerns around green logistics becoming a part of our day-to-day usage. One of the biggest challenges that all of us face is matching skills to the job requirement. We will have to seriously look at skill development, even in the logistics sector. We will have to look at innovation in building infrastructure. And finally, can we have similar hackathons with other newer problem statements? Can we make this the order of the day? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रकाश राव जाधव ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, आधार और मोबाइल यानी JAM ट्रिनिटी की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि देश में गरीबी, वंचितों और विशेषकर महिलाओं के स्वावलंबन में इस योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। योजना के तहत देश में कमजोर वर्ग के बैंक खाते खोले गए और लाभार्थियों तक सीधे धनराशि बैंक खातों में भेजी गई है। अब तक देश में 54.19 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपए अभी तक जमा है। इस योजना में खोले गए खातों में से 56% खाते हैं जो महिलाएं के द्वारा खोले गए और 67% जो खाते हैं वो रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए। इसमें से देश के गरीब, पिछड़ों, महिलाओं और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वालों को बैंक खातों तक पहुंचने में यह योजना पूर्णतः सफल रही है। उन्होंने कहा कि देश में यूपीआई ने आर्थिक समावेशन की नई परिभाषा को गढ़ा है, जिससे लेन देन सरल और व्यापार को गति मिली है। 2024 में यूपीआई के माध्यम से लगभग 200 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन लेन देन उसमें हुआ है और नवंबर 2024 में यूपीआई के माध्यम से मात्र एक महीने में 2155 लाख करोड़ रुपए का लेन देन इससे किया गया है। आज यूपीआई की पहुंच जो है हमारे बाहर देशों में भी, फ्रांस, यूएई, सिंगापुर और श्रीलंका जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी इसकी पहचान हुई है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश में मोबाइल धारकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसमें भी स्मार्टफोन धारकों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है। लोग अब वेब एप्लीकेशन के जरिए सरकारी योजनाओं से जुड़ रहे हैं। 139 करोड़ आधार कार्ड निकले गए हैं। ऑनलाइन प्रमाणीकरण, डुप्लीकेशन हटाना और KYC के माध्यम से लक्षित लाभार्थी की पहचान को सक्षम बनाता है। 117 करोड़ लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं, जिनमें से 85 करोड़ लोग ऐसे हैं कि उनके पास में स्मार्ट मोबाइल है। मोबाइल पात्रता अद्यतन करने, OTP, आधार प्रमाणीकरण और उमंग जैसे ऐप के माध्यम से सरकारी सेवाओं तक पहुंच के लिए G2C और C2G संचार उपकरण के रूप में कार्य करता है। केंद्रीय कॉर्पोरेट मामले और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने बताया कि आधार, जनधन योजना, डिजिटल लेन देन और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से आम लोगों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि जनधन योजना के तहत अब तक करीब 54 करोड़ बैंक खाते खोले गए हैं, जिसका फायदा देश की अर्थव्यवस्था को भी हुआ है। आज भारत दुनिया की 11वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। ने जो काम 47 वर्षों में एंटीसिपेटेड था वर्ल्ड बैंक के द्वारा या बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, वो केवल 6 सालों में पूरा हुआ। तो उसके पीछे जो सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी बात, ये जनधन योजना, उसका आधार के साथ लिंक होना और मोबाइल पर उसका इंक्लूजन होना, इसके कारण से जो काम 47 वर्षों में एंटीसिपेटेड था वो 6 वर्षों में पूरा होता है। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू न करने पर राज्य की आम आदमी पार्टी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की अगुवाई वाली सरकार ने राजनीतिक वैमनस्य के चलते दिल्ली के लोगों को आयुष्मान जैसी लाभकारी योजना से वंचित रखा है। दिल्ली की जनता को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलना चाहिए, वो सीधा सीधा मिलना चाहिए। आज ही केजरीवाल जी, आतिशी जी उस फाइल पर साइन करें तो कल से उन लोगों को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। 5 लाख का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, जिसके अंदर लगभग
लगभग 70,000 के करीब प्राइवेट हॉस्पिटल एम्पैनल्ड हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए तक का इलाज मिल सकता है, पर दिल्ली वाले इससे वंचित हैं, केवल और केवल आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जी की हठधर्मिता के कारण। कोयंबटूर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। कोयंबटूर विस्फोट के दोषी के अंतिम संस्कार के जुलूस की अनुमति देने के जीएमके सरकार के फैसले की निंदा करते हुए भाजपा ने कोयंबटूर में एक विरोध रैली और सार्वजनिक बैठक की, जिसे ब्लैक डे प्रोटेस्ट करार दिया गया। इसके तहत गांधीपुरम बस टर्मिनल के पास भाजपा ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कई प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। सार्वजनिक बैठक के दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई ने जीएमके सरकार पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और मुख्यमंत्री से चरमपंथी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाने का आग्रह किया। सार्वजनिक बैठक के बाद अन्नामलाई को भाजपा पदाधिकारियों और 500 से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब उन्होंने गांधीपुरम बस टर्मिनल की ओर मार्च करने का प्रयास किया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की एक तस्वीर पर जमकर आपत्ति जताई जा रही है, जिसमें आपने संविधान की पुस्तक पर केजरीवाल की फोटो लगाई है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक्स पर इसकी आलोचना की है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल हार के डर से मानसिक संतुलन खो चुके हैं। एक के बाद एक 4 दलित मंत्री उनके कैबिनेट से किनारे लगे हैं। अब तक एक भी SC, ST, OBC को राज्यसभा नहीं भेजा गया। पंजाब में दलित डिप्टी सीएम का वादा भी नहीं निभाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के विकास के लिए जमीन दे रहे किसानों की मनचाही मुराद पूरी कर दी। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास पर किसानों के साथ बातचीत के बीच मुख्यमंत्री ने जेवर एयरपोर्ट के लिए तीसरे चरण की भूमि अधिग्रहण के एवज में देय प्रतिकर यानी कि मुआवजे को 3,100 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 4,300 वर्ग मीटर तक करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, अगले 10 वर्षों में जेवर देश का सबसे विकसित क्षेत्र बनने जा रहा है। आने वाले समय में, यानी ज्यादा समय नहीं, मात्र 10 वर्ष के बाद पूरे देश के अंदर सबसे विकसित क्षेत्र होने जा रहा है आपका जेवर। सबसे विकसित क्षेत्र। उस क्षेत्र में जो भी सामान बनेगा, जो भी प्रोडक्शन होगा, वह देश में भी और दुनिया में वहीं से एयरपोर्ट से सीधे बुक होकर के वहीं से जा सकता है। कार्गो के बड़े बड़े विमान वहां आएंगे, वहीं से वो उड़ान करके लेकर के चले जाएंगे। किसानों की सब्जी, किसानों के फल, किसानों के अनाज, ये सब भी दुनिया के अंदर कहीं भी वहां से ले जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत सारी सुविधाएं मिलने जा रही। रैपिड रेल भी आ रहे, वहीं पर लेके आएंगे, मेट्रो भी लेके आएंगे, वहीं पर हम हाई स्पीड ट्रेन को भी लेके आने जा रहे हैं। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री मॉरिशस की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हैं। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मवीर गोखुल से मुलाकात की। विदेश सचिव की ये यात्रा दोनों देशों के बीच मजबूत साझेदारी और लोगों के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाती है। इस दौरान दोनों देशों के बीच क्षमता निर्माण, पारंपरिक चिकित्सा, ICT और फिनटेक के क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की गई। साथ ही इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। मॉरिशस के प्रधानमंत्री रामगुलाम के नेतृत्व में बनी नई सरकार के बाद भारत और मॉरिशस के बीच पहली उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता है। विदेश सचिव 20 से 22 दिसंबर तक मॉरिशस की आधिकारिक यात्रा पर है। बांग्लादेशी नेता महफूज आलम के पोस्ट पर भारत ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। विदेश मंत्रालय ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है और कहा कि सभी संबंधित पक्ष अपनी सार्वजनिक टिप्पणियों के प्रति सचेत रहें। Made by a Bangladeshi senior leader. We have taken this up with the Bangladeshi government. We have actually strongly registered a protest on this issue. We understand that the post that you referred has been taken down. We would like to remind all concerned to be mindful of their public comments. While India has repeatedly signaled interest in
fostering relations with the people and the interim government of Bangladesh. Such comments underline the need for responsibility in public articulation. And once again to repeat that we have strongly protested against this with the Bangladesh government. नीलिमा रानी साहित्य सम्मान एक राष्ट्रीय स्तर का साहित्यिक पुरस्कार है। 5 जनवरी 2025 को कादम्बिनी साहित्य महोत्सव में ज्ञानेश्वर मुले को यह पुरस्कार दिया जाएगा। इस बात की घोषणा दिल्ली में एक प्रेस वार्ता में फिल्म मेकर और विख्यात लेखक इतिरानी सामांता ने की। ज्ञानेश्वर मुले पूर्व भारतीय राजनयिक के साथ साथ एक प्रसिद्ध लेखक और स्तंभकार भी हैं। वो एक सफल लेखक हैं और 15 से अधिक किताबें उन्होंने लिखी हैं, जिनका अनुवाद अरबी, उर्दू, कन्नड़ और हिंदी में किया गया है। मराठी में लिखी गई उनकी महान कृति माती पंख आणि आकाश को बेहद लोकप्रियता मिली है और उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय जलगांव महाराष्ट्र में कला पाठ्यक्रम में भी निर्धारित किया गया है। 25 साल का हो गया। 2019 से हमने एक नेशनल अवार्ड शुरू किए हैं, एस्टेब्लिश्ड बाय द फाउंडर ऑफ द कादम्बिनी प्रोफेसर डॉक्टर अच्युता सामंता। हमारे माँ के नाम से अवार्ड है नीलिमा रानी साहित्य सम्मान। हम इसको नेशनल लेवल में देते हैं। द पीपल कंप्लीटली डेडिकेटेड फॉर द आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। एक तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये एक तरह से मैं समझता हूँ कि उड़िया जो है वो क्लासिकल लैंग्वेज है, अभिजात भाषा बोलते हैं हम उसको, और मराठी को भी अभी हाल ही में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा भारत सरकार ने दे दिया है। और एक भारतीय भाषा ने दूसरी भारतीय भाषा का सम्मान किया है। इस तरह से मैं इसको मानता हूँ। एक राष्ट्रीय स्तर का इस तरह का सम्मान मिलना मेरे जैसे छोटे व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा बोझ सा लगता है मुझे, लेकिन आनंद भी बहुत होता है। भाजपा नेता प्रवीण निट्टारू की हत्या के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के एक फरार सदस्य को गिरफ्तार किया। कुडाजे मोहम्मद शरीफ को बहरीन से दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर हिरासत में लिया गया। भाजपा युवा मोर्चा के सदस्य प्रवीण निट्टारू की हत्या में उसकी भूमिका स्थापित होने के बाद कोडाजी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया था। निट्टारू की हत्या 26 जुलाई 2022 को कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के सुल्लिया तालुक के बिल्लारे गांव में पीएफआई के सदस्यों ने की थी। 4 अगस्त 2022 को जांच अपने हाथ में लेने वाली एनआईए ने अब तक इस मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार किया है और 3 फरार लोगों सहित 23 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। एनआईए की जांच के अनुसार कोडाजी मोहम्मद शरीफ पीएफआई की राज्य कार्यकारी समिति का सदस्य और संगठन की सेवा टीम का प्रमुख था। कोडाजी सह आरोपी के साथ मित्तूर के फ्रीडम कम्युनिटी हॉल में सेवा दल के सदस्यों को हथियार प्रशिक्षण देने में शामिल था। एनआईए की जांच में यह भी खुलासा हुआ है कि साजिश का उद्देश्य समाज में आतंक और सांप्रदायिक नफरत को और अशांति फैलाना था। प्रतिबंधित सीपीआई माओवादी संगठन को दोबारा खड़ा करने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की उत्तरी क्षेत्रीय ब्यूरो ने 5 राज्यों में तलाशी की। पंजाब के पटियाला और श्री मुक्तसर साहिब जिलों में 2 स्थानों और हरियाणा के मानेसर और गुरुग्राम में 4 स्थानों पर छापेमारी की गई। इसी के साथ नई दिल्ली में 2 स्थानों और बिहार के पटना और आजमगढ़ में भी संदिग्धों के परिसरों की व्यापक तलाशी ली गई। छापेमारी में मोबाइल फोन, सिम कार्ड और नक्सलवाद से संबंधित अन्य आपत्तिजनक दस्तावेजों सहित डिजिटल उपकरणों को जब्त किया गया। असम पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स ने केरल और पश्चिम बंगाल पुलिस की मदद से जिहादी आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। इसमें एक बांग्लादेशी सहित 8 जिहादियों को गिरफ्तार किया गया है। असम पुलिस के स्पेशल डीजीपी हरमीत सिंह ने कहा कि ऑपरेशन प्रघात शुरू किया गया था, जिसके तहत यह गिरफ्तारी हुई। हरमीत सिंह ने बताया कि ये जिहादी देश के विभिन्न भागों में स्लीपर सेल बनाने के लिए काम कर रहे थे। जिहादियों ने भारत में विध्वंसक गतिविधियों के साथ ही हिंदूवादी संगठनों के नेताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारियों की हत्या का भी षड्यंत्र रचा था। गिरफ्तार जिहादियों के पास से विभिन्न संदिग्ध ऐप वाले मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनका उपयोग जिहादी बांग्लादेश और पाकिस्तान में अपने आकाओं से संवाद करने के लिए करते थे। उनके पास से बरामद अन्य वस्तुओं में बांग्लादेश में मुद्रित और प्रकाशित भड़काऊ नैरेटिव वाली पुस्तकें, 4 पेन ड्राइव और एक बांग्लादेशी कार्ड और विभिन्न बांग्लादेशी प्रमाण पत्र शामिल हैं। इससे पहले इस सप्ताह की शुरुआत में असम पुलिस के एसटीएफ ने
कोकराझार और धुबरी से पाकिस्तान से जुड़े आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकियों को भी गिरफ्तार किया था। Operation Praghat started about 2 weeks ago when we received the intelligence inputs. They were studied in a prolonged and detailed manner. Our teams left for the various locations to identify these jihadis. It is very clear that there is a purpose and an idea formulated across the border on which these people are working, and their handlers are controlling the operation from there. Sleeper cells were being set up to create disturbances through subversive and violent activities, including assassinations, which would disrupt the social fabric of this country and destabilize the region. दिल्ली के जंगपुरा इलाके में कुछ दिन पहले 18 लाख की नकदी लूटकर फरार हुए आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है। दक्षिण पूर्वी जिले की पुलिस ने इन आरोपियों की धरपकड़ के लिए कई टीमें बनाई। डीसीपी रवि कुमार सिंह के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया और उन्हें सूचना मिली कि मुख्य आरोपी नीशू सराय कालेखा के पास आने वाला है। पुलिस ने ट्रैपिंग लगाई और एनकाउंटर में नीशू को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इस केस में कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की है। दिल्ली के साउथ ईस्ट इलाके की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली और नीशू के साथ उनके इन 3 गुर्गों को दिल्ली पुलिस की इस टीम ने गिरफ्तार किया। विष्णु दत्त नारकोटिक्स टीम के जो इंचार्ज थे वो लीड कर रहे थे इस दल को और उनको भी 2 गोलियां लगी। इनकाउंटर के बाद सनलाइट कॉलोनी के पास इनकाउंटर हुआ और इन्होंने 18 लाख की लूट को अंजाम दिया था। डीसीपी रवि कुमार के नेतृत्व में पूरी टीम वहां पर संगठित की गई। जब उनको इनपुट मिला कि नीशू अपने साथियों के साथ वहां पर आ रहा है तो पुलिस ने वहां पर ट्रैप लगाया और दोनों के बीच में जो है वो क्रॉस फायरिंग हुई। नीशू ने पहले फायर खोला, उसके बचाव में दिल्ली पुलिस ने फायर करते हुए 9 राउंड गोलियां चलाई। उसके बाद नीशू के दोनों पैर में गोली लगी। 10 तारीख को एक 18 लाख रुपए की रॉबरी हुई हमारे यहाँ पे जंगपुरा में, जिसमें ये पता चला कि जो पैसे पीछे से आंगड़िए लेके आ रहे थे उनको 2 मोटरसाइकिल सवार ने टारगेट किया और उनको उलझा के उनसे पैसे भरा बैग ले गए जिसमें 18 लाख रुपए थे। इसमें हम लोगों को 3 लड़के जो है पहले मिले जिनको हमने अरेस्ट किया और नाम थे उनके तरुण, शिवा, विकास। तो ऑल फर्स्ट टाइमर्स। इन लोगों ने बताया कि एक नीशू करके लड़का है जो काफ़ी हार्डकोर क्रिमिनल है और इसने इन्हें हायर किया था। नीशू के बारे में बताना चाहूँगा, ये प्रवीण गैंग से रिलेटेड था यूपी में। प्रवीण इसका बड़ा भाई था और इसके ऊपर 32 केसेस हैं अलग अलग धाराओं में। एक इसके पास गढ़मुक्तेश्वर का मर्डर का केस है और रॉबरी के भी केस हैं जिसमें ये वांटेड है और 1 लाख रुपए का इनामी है। इसने जो है फायरिंग के दौरान भागने की भी कोशिश की और उसमें रिवर्स फायर भी किए इसने। तो फायरिंग के दौरान हमारे इंस्पेक्टर विष्णु को बुलेट प्रूफ जैकेट पे भी गोलियां लगी और इसके दोनों घुटनों पे गोलियां लगी हैं और इसके बाद इसको हम लोगों ने अरेस्ट किया है। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर दुख व्यक्त किया है। चौटाला 7 बार विधायक और 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रमुख और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। उन्हें सांस लेने में दिक्कत थी और 3-4 साल से मेदांता में ही उनका इलाज चल रहा था। शुक्रवार को अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनका अंतिम संस्कार शनिवार को किया जाएगा। केवल मैंने अपना पिता नहीं खोया, बल्कि पूरे प्रदेश के मतलब किसान जो कम्युनिटी है उसको आज इस बात का तकलीफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। वे वर्षों तक सक्रिय रहे और चौधरी देवीलाल जी के कार्यों को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया। शोक की इस घड़ी में उनके परिजनों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ओम शांति।
ओम प्रकाश चौटाला का शानदार राजनीतिक सफर रहा है। चौटाला 7 बार विधायक और 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। चौटाला की चुनावी राजनीति की शुरुआत 1968 में हुई। उन्होंने पहला चुनाव देवीलाल की परंपरागत सीट ऐलनाबाद से लड़ा, हालांकि हार गए। लेकिन 1970 में उपचुनाव हुआ और चौटाला ने जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक बने। हरियाणा सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। राज्य में 20 से 22 दिसंबर तक 3 दिन का राजकीय शोक रहेगा। वहीं 21 दिसंबर को प्रदेश में 1 दिन की छुट्टी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत ने लिएसोटो को मानवीय सहायता के तहत 1000 मीट्रिक टन चावल की खेप भेजी है। इससे इस अफ्रीकी देश के लोगों की खाद्य सुरक्षा और पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यह खेप नाहवा शेवा बंदरगाह से रवाना हुई। भारत हमेशा मुसीबत के समय अफ्रीका के साथ खड़ा रहा है। भारत ने अपनी वैक्सीन मैत्री पहल के तहत कोविड-19 महामारी के दौरान अफ्रीका के 32 देशों को 150 टन चिकित्सा सहायता प्रदान की थी। और इसी के साथ समाचार में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।